गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, जो हमारा 11th का लेक्चर सीरीज चल रहा था दैट इज मिनरल एंड न्यूट्रिशन, कुछ समय बाद में वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उसमें लगभग 11 लेक्चर हो चुके थे और जिस लेक्चर में मैं पढ़ा रहा था कैल्शियम, तो कैल्शियम के जितने भी इम्पोर्टेंट रोल थे, फंक्शन थे, वो हम कर चुके थे। लेकिन उसकी जो मैं ट्रिक थी वो बताना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे वो ट्रिक लेके आया हूँ। उसके बाद दोस्तों, हम आज करने वाले हैं रोल ऑफ आयरन, फिर हम करेंगे मैंगनीज और लास्ट में हम करेंगे जिंक। इन तीनों को एक शॉर्ट वीडियो में अच्छे से ट्रिक के साथ में आपको समझाऊंगा, ताकि जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आप आसानी से कर पाए। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए जो ट्रिक है लर्न करने के लिए, ऑल द फंक्शन ऑफ कैल्शियम। जैसे मैं मानता हूं कि ये कोई सेल है, सपोज कर लीजिए कोई सेल है, ये सेल स्पिन कर रही थी डेली क्लॉकवाइज। कैसे स्पिन कर रही थी? क्लॉकवाइज, डेली क्लॉकवाइज स्पिन कर रही थी ये सेल। लेकिन कल क्या हुआ? कल अचानक से ये डिफरेंटली, यानी क्या करने लगी? उल्टा घूमने लगी, डिफरेंटली स्पिन करने लगी। यानी ये जो सेल है ये स्पिन करने लगी कैसी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले तो डेली कुछ और, किसी और क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही थी, लेकिन कल क्या हुआ? तो कल सेल स्पिन डिफरेंटली। कल सेल कैसी स्पिन की है बेटा? डिफरेंटली, अलग तरीके से। वही ट्रिक है कल, CAL, कल सेल स्पिन डिफरेंटली। और इन्हीं चीजों से आपके सारे जो भी फंक्शंस है कैल्शियम के, वो हम स्टार्ट याद कर सकते हैं। देखिए CAL, कल, यानी कि बेसिकली C से कैल्शियम। ये जो ट्रिक बनाई गई है ये किसके लिए बनाई गई है? कैल्शियम के लिए। देन CELL, सेल। तो बेटा जी, जैसे कि आपने पढ़ा था कि कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में और सेल वॉल फॉर्मेशन में। तो सेल से आप याद कर लेंगे, सेल डिवीजन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में भी रोल है किसका? कैल्शियम का। स्पिन, एस से बोला था ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, वो भी किसकी मदद से होता है? आपके कैल्शियम से। सो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन उसमें भी मदद करता है क्या बेटा? कैल्शियम। डिफरेंटली, चूंकि हमने बोला था कि जनरली कैल्शियम उन सेल्स में ज्यादा रिक्वायर्ड होता है जहां पे डिफरेंशिएट करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो बेटा दो चीजें याद रखिएगा, डिफरेंशिएट सबसे ज्यादा करती है कौन सी टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो दोनों याद करेंगे, डी फॉर ज्यादातर कैल्शियम की जरूरत कहां पड़ती है? डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। और सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करता कौन है बेटा? सबसे एक्टिवली डिवाइड करने वाली सेल्स है प्लांट में, कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे ज्यादा ये रिक्वायर्ड होंगी डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और यहाँ पे ई याद कर लेंगे, लास्ट वाला ई फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, यानी इसका रोल है किस चीज में बेटा? एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी। नोट डाउन कर लेंगे, कल सेल स्पिन डिफरेंटली। चलिए, तो आपको होप है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम पूरी तरह से इंफेसाइज करेंगे ऑन आयरन, जो कि हमारा नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर आपको याद होगा, मैक्रो के लिए पीके का कौन सा मर्ग और माइक्रो के लिए मोनी, कॉल, वुअन, फेकू, FE याद है? फेकू, मंजन। तो ये एक प्रकार का क्या बेटा? माइक्रो न्यूट्रिएंट। सुनिएगा, देखिए जनरली प्लांट्स के अंदर में जो ये आयरन है ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है, Fe+2 में और Fe+3 में। लेकिन ध्यान रखिएगा,
अगर बोले क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द प्लांट्स किस फॉर्म में, तो याद रखिएगा Fe+3 फॉर्म में, यानी फेरिक आयन फॉर्म में। तो पहला यही है आयरन, इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Fe+3 या फेरिक आयन फॉर्म में। लेकिन अगर पूछे कि भैया आपके सेल्स ऑफ कोई भी अगर प्लांट सेल है उसमें क्या आयरन Fe+3 में ही मौजूद होगा, तो नहीं, वहां पे Fe+2 में भी होता है और Fe में, ये धीरे धीरे क्या बढ़ता है बेटा, आपस में इंटरचेंज होता रहता है। Fe+2 चेंज होता है किसमें, Fe+3 में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि सॉइल से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, तो याद रखिएगा Fe+3 में, Fe+3 फेरिक आयन, सो इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा या लार्ज अमाउंट में कौन रिक्वायर्ड होगा, तो वो होगा बेटा आयरन, क्योंकि इसका बहुत सारा रोल है जो कि हम देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ईटीएस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि फोटोसिंथेसिस में चलती है, बेसिकली एटीपी फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है और आपका ऑक्सीजन को ले भी जाती है, मूव कराती है। तो बेटा जी इसका बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम्स बहुत सारे होते हैं। ये तो बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं, प्रोटीन बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, कैटलेज, परऑक्सीडेज, नाइट्रोजनेज, यानी आयरन का फंक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। क्लोरोफिल की बात करो तो उसमें भी ये क्या करेगा बेटा, बेसिकली उसके सिंथेसिस में मदद करता है, यानी इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है। तो फंक्शन ज्यादा होगा तो भैया अमाउंट में भी कम चाहिए कि ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे कोई चीज ज्यादा पसंद है उसको मैं ज्यादा ही खाऊंगा, कम नहीं खाने वाला हूँ, ठीक है। अगर कोई बोल दे मुझे मटर खाना है, मटर यानी कि पी खाना है, तो पी अगर मान लीजिए मेरा सबसे अच्छा फूड है तो मैं दनादन खा जाऊंगा। उसी तरह से क्यों, क्योंकि लार्ज अमाउंट में चाहिए, अच्छी चीजें हम लार्ज अमाउंट में खाते हैं। उसी तरह से हम अगर बात करें आयरन की बात करें, सो इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ये क्या होगा बेटा, लार्ज अमाउंट में चाहिए इन कंपेरिजन टू द अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे मोनिकॉल, भुवन, फेकू, मंजन, मोलिब्डेनम, निकेल, इन सबसे, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी भैया कौन, अरे भैया कौन, पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा क्या बेटा, आयरन। नोट डाउन करेंगे। अभी मैंने बोला जैसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे तो उसमें कुछ आते हैं ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, ओके। सो दीज आर द प्रोटीन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करने वाले कुछ प्रोटीन्स हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफर प्रोटीन। तो बेसिकली जो ये ट्रांसफर प्रोटीन है, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के बहुत सारे फॉर्म भी हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम C, हम देखेंगे। आपको इतना याद रखना है कि आयरन बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है बाय द ट्रांसफर प्रोटीन, यानी जो ट्रांसफर प्रोटीन है उनकी फंक्शनिंग के लिए भी आयरन रिस्पॉन्सिबल है। और भैया फेरोडॉक्सिन एक जगह और पढ़ा था, बताइए मुझे, फेरोडॉक्सिन 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 सबस्ट्रेट अगर याद होगा तो बेटा हमने बताया था कि सल्फर भी इसमें पाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा फेरोडॉक्सिन Fe, और Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। तो भैया इसकी फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन, एज वेल एज फेरोडॉक्सिन की फंक्शनिंग के लिए सल्फर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो तीसरा पॉइंट यही दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो बेसिकली जैसे ही यहाँ पे फोटोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको पकड़ पकड़ के ऊपर ले जाने का काम इन्हीं का होता है, फेरोडॉक्सिन का और साइटोक्रोम्स का ही। तो ये बेसिकली एक तरह के क्या बेटा, ट्रांसफर प्रोटीन है। तो इन ट्रांसफर प्रोटीन के द्वारा भी इनको भी क्या रिक्वायर्ड होता है, आयरन। ओके, सो
iron is an important constituent of protein that is involved in transfer of electrons like ferredoxin and cytochrome। तो याद कर लीजिएगा आयरन Fe फॉर, अगर फॉर्मूला देखेंगे आप Fe का मतलब होता है आयरन, आसानी से याद हो जाएगा। तो फेरोडॉक्सिन का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है क्या बेटा, आयरन, उसकी सिंथेसिस में मदद करेगा। और आपने पहले भी हमने पढ़ रखा था कि भैया फेरोडॉक्सिन के अंदर में और भी पाया जाता है क्या बेटा, सल्फर भी एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। सो नोट डाउन करेंगे थर्ड पॉइंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ट्रांसफर प्रोटीन, फॉर एग्जांपल फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। नोट डाउन करेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जिसको मैंने पहले ही बोला, देखिए आपके प्लांट की बात करें तो वहां पे Fe दोनों फॉर्म में मौजूद होता है, Fe+2 में और Fe+3 में। तो ये कैसे होता है बेटा, इंटरचेंज होता रहता है रिवर्सिबली। देखिए ये अगर इस फॉर्म में है Fe+2 फॉर्म में, तो ये चेंज हो जाता है। अब सुनिएगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। देखिए इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा यानी किसी भी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, Fe+2 उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी किसमें, Fe+3 में। सो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो जहां इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। फिर अगर जरूरत लगेगी Fe+2 को Fe+3 में चेंज होने के लिए, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में, क्योंकि इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो ये कैसे हुआ बेटा, Fe+2 ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में कन्वर्ट हो सकता है। और रिवर्सिबली अगर Fe+3 है उसको कन्वर्ट होना है Fe+2 में, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी, रिडक्शन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe+3 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, जो दोनों साइड में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यही कहा है। चौथा है, देखिए इट इज, यानी आयरन की बात हो रहा है, आयरन इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो बेटा, ऑक्सीडाइज होगा फ्रॉम Fe+2 से Fe+3 में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो याद रखिएगा इट इज रिवर्सिबली, यानी Fe+2 से ये Fe+3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, और जब जरूरत होगी तो Fe+3 से फिर Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe+2 to Fe+3 ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पे अगर कन्वर्जन हो रहा होगा तो ये आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। तो याद रखिएगा Fe+2 में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर किसमें, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो Fe+3 अगेन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो यानी कि रिड्यूस करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्सिबली। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe+2 टू Fe+3 ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, और जैसे कि मैंने इससे पहले बोला था, द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, आयरन का बेसिक रोल होता है दैट हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, आयरन जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम्स को, फॉर एग्जांपल कैटलेज, पर ऑक्सीडेज, नाइट्रोजिनेज। ये एंजाइम हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, एज वेल एज नाइट्रोजिनेज का हम यूज अभी पढ़ने वाले हैं जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। ओके, तो वहां हम पढ़ेंगे। सो
आयरन एक्टिवेट करता है कैटलेज, पर ऑक्सीडेज और नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स के एक्टिवेशन में मदद करता है। अब मान लीजिए एक चीज जो कभी पूछ ले, आयरन की डेफिशिएंसी हो, तो अगर याद हो आपको मोंक्स फिर मांगे मंजन, अगर याद हो हमने एक ट्रिक बताई थी, मोंक्स फिर मांगे मंजन, उसमें एफी था, एफी मतलब क्या बेटा, आयरन। और ये ट्रिक हमने बेसिकली बनाई थी क्लोरोसिस के लिए। अगर डिफिशियंसी होगी आयरन की तो उसमें क्या होगा बेटा, क्लोरोसिस होगा। तो यही पॉइंट आपको लिखना है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी, क्या होगा बेटा, डेफिशिएंसी, तो क्या होगा बेटा, क्लोरोसिस। क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, CHLORO, क्लोरोसिस हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे, CHLOROSIS। तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है। अगर पार्टिकुलरली हम बोले कहाँ पे पीलापन देखने को मिलेगा, तो इंटरवीनल क्लोरोसिस होती है। पार्टिकुलरली अगर बोले, पार्टिकुलरली अगर बोलेंगे इंटरवीनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव्स। तो भैया ये इंटरवीनल क्लोरोसिस क्या होता है, तो सुनिएगा, यहां मैं एक लीफ बनाता हूं, एक यंग लीफ है, देखिएगा ये जो बीच वाली होती है इसको हम लोग बोलते हैं मिड रीम। क्या बोलते हैं, जो सेंट्रली लोकेटेड है दैट इज कॉल्ड एज द मिड वेन, मेन वेन और द मिड रीम, इसको हम लोग बोलते हैं मेन वेन। ठीक, इसके बाद ये होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा जी, वेन्स। ओके, और ये जो इलाका है, ये भी एक वेन है, वेन्स, वेन के बीच का ये जो इलाका है, ये इलाका है, इसी को बोलते हैं इंटरविनल। तो बेटा जी ये जो इलाका आपको दिख रहा है इसको भी बोलते हैं इंटरविन। तो ये इंटरविन्स जो होती हैं, या इंटरविन कैसा हो जाएगा बेटा, येलो हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ओके, नोट डाउन करेंगे, इंटरविनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीफ। सो दिस ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट व्हाट, आयरन। नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट मैंगनीज। चलिए नेक्स्ट हम करने की कोशिश करते हैं, दैट इज मैंगनीज। जिसको हम दिखाते हैं Mn से। ठीक है, अब सुनिएगा, एक बार एक ईयर में पूछ लिया कि मैंगनीज इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल इन विच फॉर्म, तो सबको याद था मैंगनीज आयन फॉर्म में, सबको ये याद था कि इसी आयनिक फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, पार्टिकुलरली 198 पेज की बात करूं, अगर 198 पेज की बात करोगे तो वहां स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है मैंगनीज आयन नहीं दे रखा है, उसने दे रखा है कि भैया हम बोल सकते हैं मैंगनीज आयन, लेकिन जो ईयर में पूछा गया था वहां पे मैंगनीज आयन ही गायब था। जैसे अगर बोले तो Mn+3 में, Mn+2 में, Mn+1 में, या Mn फॉर्म में सीधे, या Mn कोई भी होगा, Mn4 में कोई भी। तो हम बेसिकली सबको याद था कि भैया ये एब्जॉर्ब होता है इस फॉर्म में Mn+2 के फॉर्म में, और इसको बोला जाता है बेटा
कोई भी आयन होगा उसको हम लोग मैंगनीज आयन ही बोलेंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। लेकिन ये ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में नहीं था, बच्चे ढूंढते रह गए, तो भैया ढूंढते रह गए, देर हो गई और नहीं लगा पाए। तो एनसीईआरटी में एक नया वर्ड इसके लिए दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है Mn+2 को जो एनसीईआरटी बता रही है, मैंगनस, MANGANOUS, मैंगनस आयन, याद कर लीजिएगा, मैंगनस आयन, MANGANOUS, मैंगनस आयन, मैंगनीज आयन को दूसरा हम लोग बोल सकते हैं मैंगनस आयन। तो याद रखिएगा, ये जो मैंगनीज होती है ये एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ, तो पहला यही है, इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ Mn+2, किस फॉर्म में, Mn+2 के फॉर्म में, और इसको हम लोग मैंगनस आयन भी कह सकते हैं या फिर मैंगनीज आयन भी कह सकते हैं, मैंगनस आयन भी कह सकते हैं और मैंगनीज आयन भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैंगनीज एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ Mn+2, और इस Mn+2 को हम लोग मैंगनस आयन भी कह सकते हैं और मैंगनीज आयन भी कहते हैं। जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो ये दे रखा है, मैंगनस आयन, ओके, मैंगनस आयन, मैंगनस एंड मैंगनीज आयन दोनों कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बात करेंगे तो पार्टिकुलरली ये दे रखा है, ओके, वहां मैंगनीज आयन लिख के नहीं रखा है। तो याद रखिएगा, Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अब जो दूसरा फंक्शन है मैंगनीज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए, ये मैंगनीज आयन जो होता है ये एक्टिवेट करता है बहुत सारी एंजाइम्स को जो कि पार्टिकुलरली इन्वॉल्व होती हैं फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो नेक्स्ट लिखिएगा, सेकेंड थिंग, इट एक्टिवेट्स many enzymes that are involved in, किस चीज में बेटा, फोटोसिंथेसिस में। जो बहुत सारी एंजाइम्स हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, वहां देखेंगे तो उनके एक्टिवेशन में भी मदद करती है, कॉमा कुछ एंजाइम जो रेस्पिरेशन में मदद करती है उनमें भी, उनको भी एक्टिवेट करती है, एंड द लास्ट वन दैट इज, कुछ एंजाइम ऐसी भी होती हैं जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, उनको भी एक्टिवेट करता है। तो हम फोटोसिंथेसिस वाला अभी देखेंगे कुछ देर में। देखिए, कुछ एंजाइम्स होती हैं जो पार्टिकुलरली रेस्पिरेशन के समय में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सुनिएगा, रेस्पिरेशन करने में यूज की जाती हैं, वहां पे कुछ एंजाइम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेशन में दो एंजाइम्स अगर बात करें, इनोलेज और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो ये दोनों एंजाइम, इनोलेज और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम्स पार्टिकुलरली एम्प्लॉयड होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। इनको एक्टिवेट कौन करता है, Mn+2, यानी कि मैंगनीज ही एक्टिवेट करने का काम करता है। कुछ ऐसी भी एंजाइम्स होती हैं जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी देखिए जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में तो वहां हमको मिलेगा क्या बेटा, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है इनटू द रूट्स ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स। तो भैया नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यहाँ बात कर रहा है,
उस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के समय में या नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय में पार्टिकुलरली बहुत सारी एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, सुडोमोनास, नाइट्रोजिनेज, तो बहुत सारी एंजाइम्स देखेंगे वहाँ पे कि किसमें, तो वहाँ पे भी Mn+2 का रोल आता है। बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होती हैं ड्यू टू दिस Mn+2। सो याद कर लीजिएगा, इट एक्टिवेट्स, बहुत सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है जो कि इन्वॉल्व होंगी फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। यानी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसकी बात हो रही है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। नोट डाउन करेंगे आप। देखिए जो एनसीईआरटी दे रही है कि मैंगनीज का सबसे अच्छा डिफाइन फंक्शन क्या होता है, तो सुनिएगा, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है बेटा जी, वाटर की फोटोलाइसिस होती है, यानी वाटर अपने कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में टूट जाता है। तो यहाँ पे होती है बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट जाता है, 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, हम पढ़ेंगे। और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, आपको मालूम है। तो भैया ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में भी मदद करता है कौन बेटा जी, Mn+2। इस फोटॉन्स यानी कि फोटॉन्स की मदद से जब वाटर स्प्लिट करता है अपने कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में, जैसे 2H2 है तो टूटेगा 4H+ में, 4 इलेक्ट्रॉन में और O2 में। इसी को बोला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर स्प्लिट करता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देन इट इज नोन एज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है किसकी मदद से, Mn+2 की मदद से। सो नोट डाउन करेंगे और हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो इसके बाद आ जाता है फोटो सिस्टम। यहाँ से जो सनलाइट आती है हम पढ़ेंगे, दो प्रकार का फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो पहले जो लाइट आपकी आती है जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कराती है वो होती है फोटो सिस्टम सेकेंड, जो 680 नैनोमीटर की होती है। कितनी नैनोमीटर की, 680 नैनोमीटर की होती है। ये हम पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम सेकेंड पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो जैसे ही आएगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, कौन होगा बेटा, फोटो सिस्टम सेकेंड वाली, याद रखिएगा। सो इसको मैं ढंग से यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। तो देखा इसका मैंगनीज का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ये फोटोलाइसिस होती है फोटोसिंथेसिस के समय में ही। तो थर्ड, द बेस्ट defined function of manganese is the splitting of water, यानी वाटर का टूटना टू लिबरेट, क्या लिबरेट करने के लिए, ऑक्सीजन, जो कि हमने अभी देखा था, क्या देखा था, H2O टूट रहा था 4H+ में, 4 इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में, तो लिबरेट कर रहा था ऑक्सीजन ड्यूरिंग, कब बेटा जी, फोटो सिंथेसिस के समय की बात हो रही है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन आता है ये ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड के द्वारा। मैंने बोला ही कि पहले कौन आएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड आएगा, बाद में फोटो सिस्टम फर्स्ट आता है। सो यहां लिख लीजिएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को लेके कौन जाएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटो सिस्टम सेकेंड फ्रॉम H2O। भैया टूटा कहां से है, बना कहां से इलेक्ट्रॉन,
H2O के टूटने से ही। सो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बेस्ट डिफाइनिंग फंक्शन होता है मैंगनीज का, तो मैंगनीज मदद करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि ये हो रहा है तो ये केवल किसकी मदद से होगा, Mn+2 की मदद से ही होगा। ऑक्सीजन निकलेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ATS में जाएगा, उसको लेके कौन जाएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड। नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हमने इसकी डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं तो भैया जी मोक्ष फिर मांगे मन जन, तो अगर याद है देखिए मोक्ष फिर मांगे मन जन, और एम क्या था, एम बेसिकली था ही क्या, मैंगनीज, यानी और ये ट्रिक था किसके लिए, क्लोरोसिस के लिए। यानी अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी मैंगनीज की तो क्या होगी बेटा, लिप्स येलो हो जाएंगे, यानी कि क्लोरोसिस होती है। तो लिख लीजिएगा, अगर ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी के वजह से क्या होगी बेटा, क्लोरोसिस टेक्स प्लेस। सो क्लोरोसिस टेक्स प्लेस, यानी इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा बेटा, क्लोरोसिस होती है। सो मैंगनीज की डेफिशियंसी से लिप्स कैसे हो जाएंगे, क्लोरोसिस का मतलब क्या होगा, येलोइंग ऑफ लिप्स, तो लिप्स पीले पड़ जाते हैं किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, मैंगनीज की डेफिशिएंसी के वजह से। और अगर आपने मेरे साथ क्लास लगाई है तो मैंने एक्स्ट्रा एज में आपको 2 और डिजीज बताई थी, बताइए बताइए बताइए। अगर याद होगा, मार्स स्पॉट ऑफ पी और ग्रे स्पॉट ऑफ ओट, पीछे वाली वीडियो लेक्चर्स में आप जाके देख लीजिएगा। तो भैया याद रखिएगा, मार्स स्पॉट ऑफ पी, MARSH, मार्स स्पॉट ऑफ पी बेसिकली क्या होता है बेटा जी, बेसिकली अगर बात बोले पी, जो पी होता है ना, दाना होता है मटर का, उसके अंदर में येलो कलर जो होता है वो सॉरी देखिए मैंगनीज की डिफिशियंसी की वजह से मार्स स्पॉट ऑफ पी होता है। तो यहाँ येलो नहीं होता है, सुनिएगा क्या होता है, जो पी होता है ना, पी मटर का जो कॉटिलिडन्स होता है उसके अंदर में ब्लैक कलर का स्पॉट जमा हो जाता है, उसी ब्लैक कलर के स्पॉट को बोला जाता है मार्स स्पॉट ऑफ पी। सो लिख लीजिएगा कहीं पे, ब्लैक कैविटीज दैट आर डेवलप्ड, लिख लीजिएगा, ब्लैक कैविटीज दैट आर developed in seeds of pea, especially on the inner surface of cotyledon. So फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा, black cavities that are developed in the seeds of pea, especially in on the inner surface of cotyledons. So उसी को बोला जाता है मार्स स्पॉट ऑफ पी। तो मैंगनीज की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, मार्स स्पॉट ऑफ पी भी हो सकता है, और मैंगनीज की डेफिशिएंसी से एक और डिजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रे स्पॉट ऑफ ओट। ये जो ओट होता है उसकी लीव्स में येलो कलर के, जब आप ओट देखेंगे, ओट के अंदर के जो ओट की जो लिप्स होती है उसमें येलो इलोंगेशन आ जाता है, येलो कलर आ जाता है, ग्रीन से वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। सो नोट डाउन करेंगे, मैंगनीज की डेफिशिएंसी क्लोरोसिस होती है, इसके साथ में मैंगनीज की डेफिशिएंसी से मार्स स्पॉट ऑफ पी भी होता है, मैंगनीज की डेफिशिएंसी से ग्रे स्पॉट ऑफ ओट हो जाएगा। सो ऑल दीज आर अबाउट मैंगनीज, नोट डाउन कर लेंगे। नाउ जो आज के लिए हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जिंक।
सुनिएगा। नेक्स्ट, दैट इज जिंक। सो इसको डिनोट किया जाता है Zn से। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंगनीज Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, जिंक भी Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द सॉइल। तो पहला यही होगा, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Zn+2, जिंक आयन के फॉर्म में फ्रॉम सॉइल। तो पहला तो यही होगा, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। अब इसको याद करने के लिए देखिए, बहुत सारी एंजाइम्स का एक्टिवेशन ये कराता है, जैसे कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो भैया जी आप इसको याद कर सकते हैं CCA से, 3C और A। तो जिंक जो होता है ये एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम्स को। सो यहां मैं लिख देता हूं, इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स। तो ये बहुत सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, जिसको आप याद कर सकते हो CCA। कौन कौन सी भैया, कार्बोक्सिलेज, ये भी एंजाइम है, इसको भी एक्टिवेट करने का काम करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसको भी एक्टिवेट करेगा कौन, जिंक ही। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको एक्टिवेट करने का भी काम कौन करेगा, जिंक। और ए फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला ये एब्जॉर्ब होगा इन द फॉर्म ऑफ Zn+2, और ये बहुत सारी एंजाइम्स के एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल CCA, ठीक है, ये बेटा वो नहीं CA नहीं है, ध्यान रखना, CCA है। C फॉर कार्बोक्सिलेज, C फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, C फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, A फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और ये पूछा गया है, मेन फंक्शन होता है, एक प्लांट हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिन। तो एक प्लांट हार्मोन है, उसकी सिंथेसिस में भी मदद करता है जिंक। तो लिख लीजिएगा, इट ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ व्हाट, ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन बेसिकली एक फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट हार्मोन है। ओके, सो पहली बार जिक्र हुआ है प्लांट हार्मोन, यानी कि ऑक्सिन को सिंथेसाइज करने में भी मदद करता है कौन बेटा जी, जिंक। नोट डाउन कर लेंगे। और जब जिंक की डेफिशिएंसी होगी, तो भैया याद करिए, कुछ तो याद करिए, मूंग्स फिर मांगे मंजन, मूंग्स MON फिर मांगे मंजन। अगर याद होगा, मूंग्स फिर मांगे मंजन, जन 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 जन। तो Zn फॉर जिंक, याद आया। तो भैया इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, क्लोरोसिस। क्या होगा बेटा जी, क्लोरोसिस। तो अगर जिंक की डिफिशियंसी होती है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस। और कुछ बहुत थोड़ी बहुत डिजीज भी हो सकती है, कुछ डिजीज, सो लिटिल लिव डिजीजेस भी होंगी, थोड़ी बहुत लिव डिजीजेस भी होंगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस जिंक। अगर आपने मेरे साथ एक्स्ट्रा एज लेक्चर किया हुआ है तो वहां एक और डिजीज का मैंने जिक्र किया था, कायरा डिजीज या कायरा डिजीज ऑफ पैडी।
ओके, तो जिंक की डेफिशिएंसी से एक और डिजीज होती है, स्पेशल डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं खायरा या कायरा डिजीज ऑफ पैडी। तो बेटा जी क्या होता है, जो धान के खेत होते हैं, जो धान के पत्तियां होती हैं, यानी कि जो लीव्स होती हैं राइस की, वो पीली पड़ने लगती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। उनके बीच बीच में कुछ ब्राउन पीला कलर का इलोंगेशन आ जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट बेटा, जिंक। सो जिंक की डिफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो सकता है, कुछ लिव डिजीजेज भी हो सकती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट अगर पूछ ले तो कायरा डिजीज या कायरा डिजीज जो होता है वो पैडी में होता है, स्पेशली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। सो दोस्तों, अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल।